था बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी टोटल बॉडी जो वेट है वो 60 to 65% जो है वो वाटर से मिलकर बना हुआ है। और बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये वो पोर्शन होता है आपकी बॉडी का जो कि आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का जो होने का, जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि बॉडी फ्लूइड प्रोवाइड अ मीडियम इन विच ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ठीक है, तो बॉडी वेट आपका क्या होगा, 60 to 65% जो है वो वाटर से मिलकर बना हुआ होगा। और हमारे बॉडी फ्लूइड को जो है फिर हमने डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर उसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, आईसीएफ हो गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, और उसके बाद जो है ट्रांससेलुलर फ्लूइड। फिर हमने डिफाइन किया कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, वो फ्लूइड जो सेल के बाहर होते हैं एक्सेप्ट ट्रांससेलुलर फ्लूइड, उनको जो है क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। ठीक हो गया। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के जो मैंने आपको बताया था कि 5% जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ होता है, और 15% जो है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन्वॉल्व होता है कंपोजिशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अप टू 1/3 जो है आपका बॉडी वेट जो है वो इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मिलकर बना हुआ होता है। 20% जो आपका बॉडी वेट है उसको कंप्राइज करने में से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और फिर जो है इसको हमने डिवाइड किया था प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। फिर प्लाज्मा जो है ये 25% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, जबकि 5% जो है ये टोटल बॉडी वेट बनाने में, 65% जो आपकी कंपोजिशन है पूरी बॉडी वेट की उसके अंदर जो है यहाँ अहम रोल प्ले करते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये भी 75% जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है क्या होगा, कंपोजिशन में अहम रोल प्ले करते हैं। और टोटल बॉडी वेट जो होगा उसके अंदर 15% ये इन्वॉल्व होता है। फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ पे लिम्फ है, आपकी बॉडी कैविटीज है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे पाया जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के हमने फंक्शंस पढ़े थे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट को जो है उनके दरमियान में बैलेंस मेंटेन करने में, उनको कंट्रोल करने में, ठीक है, अहम रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है आपकी बॉडी के अंदर जितना भी सब्सटेंसेस एक्सक्रीट हो रहे हैं या वाटर फॉर एग्जांपल एब्जॉर्ब हो रहा है या एक्सक्रीट हो रहा है, उसके बैलेंस को मेंटेन करने में जो है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का बहुत अहम रोल होता है। उसके अलावा सल्यूट बैलेंस जो है इनसाइड आउटसाइड सेल उसको भी मेंटेन करने में अहम रोल प्ले करते हैं। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सेल की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर पड़ा हुआ है। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और आपकी बॉडी में जितना भी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी बाहर सेल से बाहर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, आपके सेल को जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो भी सेल से बाहर की तरफ ले जाने में, एक्सक्रीट आउट करने में जो है बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसकी कंपोजिशन, ठीक है, उसकी लोकेशन और उसके अलावा ये फंक्शन से हमने कल पढ़े थे। उसके बाद हमने इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मैंने आपको बताया कि ये फ्लूइड जो है सेल्स के दरमियान या टिश्यूज के दरमियान में जो पाया जाता है या उनके अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। और ये क्या होता है कि टोटल बॉडी वाटर जो है आपका उसमें 2/3 पोर्शन जो है वो आईसीएफ का होगा। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज इसके अंदर मोस्टली जो है ये कंपाउंड आईसीएफ जो इंटरसेलुलर फ्लूइड्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन इट। ठीक है, और इसकी पीएच क्या होगी, एसिडिक होती है। ठीक है, और टोटल बॉडी वेट में जो है 40% जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये चीजें आपने क्या करनी है, ये चीजें आपने याद करनी है अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है ये आपने परसेंटेज रेशो ये याद रखना है। आईसीएफ कहाँ पे पाया जाता है, ये दो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो 2 लेयर्स होती है उनके दरमियान में पाया जाता है या बॉडी सेल्स के दरमियान में। ठीक है, जो लेयर होगी उसके अंदर पाया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं सेल्स के अंदर वो इसी के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, फंक्शन इनका क्या है कि ये आपकी बॉडी को जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करती है, बॉडी की रिप्रेजेंट करती है और ऑल द टिश्यूज जो है उनको नरिश करने में अहम रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा जो है ये जो है प्रोवाइड करती है कनेक्शन बिटवीन द ब्लड प्लाज्मा एंड द सेल्स। ठीक है, थ्रू विच द सेल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट, ये कनेक्शन प्रोवाइड करती है। उसी कनेक्शन के थ्रू जो है सेल जो है एक सेल दूसरे सेल से न्यूट्रिएंट जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करता रहता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाद इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल्स के दरमियान में जो पाया जाता है, टिश्यूज के दरमियान में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स का बताया था कि ये स्पेसिफिक एरिया लोकेशन के अंदर पाया जाता है। बाज़ औक़ात इसको पार्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड होता है ट्रांससेलुलर फ्लूइड, और उसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये वहाँ पे जो है ट्रांससेलुलर फ्लूइड पाया जाता है।
और ये मेनली यूजली क्या है, ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन होता है आपका टोटल बॉडी वाटर का। और इसको अक्सर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पोर्शन जो है वो क्या किया जाता है, तो किया जाता है। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट कंपार्टमेंट बॉडी फ्लूइड्स के, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। हमने फिर फंक्शंस देखे थे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए थे और आपको ये भी बताया था कि आपकी बुक के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपने वहां से भी क्या करना है, इसको स्टडी कर लेना है। ठीक है, ये चीजें हम स्टडी कर चुके थे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, कि आपके बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट की कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, कौन कौन से सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए होते हैं। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर वाटर भी होता है और सल्यूट्स भी होते हैं। ठीक है, वाटर और सल्यूट दोनों होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड क्या होंगे, कैटाइन, एनाइन, ये सारा हम स्टडी कर लेंगे आपके जो है, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सब्सटेंसेस या कंपाउंड भी कह सकते हो आप, जो कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो है आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब सोल्यूशन के अंदर उनको डाला जाता है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन आ जाता है उनपे या नेगेटिव आयन आ जाता है, तो वो हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है आपका एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में जो है वो डिसोसिएट हो गए। तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जिनको सोल्यूशन या वाटर के अंदर डाला जाए और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब आयन की बात करें तो आयन क्या होते हैं, जब एक एटम, ठीक है, आपको पता है ना एटम हमारे पास जो फंडामेंटल जो है हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अब एटम के वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर कम हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सॉरी, वो कैटाइन की बात हो गई। आयन क्या होंगे, जब एक एटम को जो है या तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया या उसने लिया, और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी चार्ज आया, इवन पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आयन कहलाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में जब आपका एटम कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और जब ये आपका कंपाउंड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, ठीक हो गया। टाइम में क्या होता है कि जब एक एटम लूज करता है, इलेक्ट्रॉन देता है अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम कैटाइन कहते हैं। और एनायन जो है इनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कंपाउंड होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब ये एक एटम देता है, ठीक है, या एक एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और इसका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एक और मजीद ऐड हो रहा होता है इनमें, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो बुक में आपकी यही एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमन साल्ट है, उसको हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया, NaCl है, उसको हमने जो है वो डिजॉल्व कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्या होगा, क्या बनता है, वाटर के अंदर वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जब वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके ऊपर आयंस आ जाते हैं, चार्जेस आ जाते हैं, एक आ जाता है पॉजिटिव और एक आ जाता है नेगेटिव। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन आयन की। और वो कंपाउंड जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। केटाइन क्या होगा, वो स्पीशी जो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और वो कंपाउंड जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्लोरीन ने एक एटम से, इसके एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, इसी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब फिर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो किस तरह होते हैं,
कि जब आपका कंपाउंड कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जिसका एग्जांपल आपके पास आ जाती है सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, HCl की, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कम्प्लीटली पॉजिटिव नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे, वो कंपाउंड जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, उनमें पार्शियल कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं और पार्शियली अनचेंज फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास वो कंपाउंड हैं जो क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनमें से कुछ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं, कुछ अनचेंज फॉर्म में रहते हैं, तो इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जी, आवाज नहीं आ रही? यस मैम, बहुत ज्यादा क्या आ रही है, कम आ रही है? जी सर, सही है। स्टार्ट से कम आ रही है? अच्छा चले फिर से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो हम जो है बॉडी कंपार्टमेंट के अंदर जो है आपके पास सब्सटेंसेस जो है वो क्या आ जाते हैं, कंपोजिशन की बात हो रही है तो इनको हम वाटर और सल्यूट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बॉडी कंपार्टमेंट्स को, कि ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मिलके बने हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वो कंपाउंड या वो सब्सटेंसेस जिनको हम एक्वस सोल्यूशन के अंदर डालें तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आयंस के बारे में मैंने आपको बताया, जब कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम आयंस कहते हैं। अब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिन कंपाउंड के ऊपर, उनको कैटाइन कहा जाता है, और एनाइन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेता है एक दूसरे एटम से। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, प्लस उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपके पास एनाइन होते हैं। फिर हमने कहा कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होते हैं जो कम्प्लीटली जो है डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, उनको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और कुछ आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि कुछ डिसोसिएट होते हैं, कुछ जो है वो अनचेंज फॉर्म में रह जाते हैं, तो उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं बॉडी कंपार्टमेंट या कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और हमने कहा हमारी बॉडी फ्लूइड जो है वाटर एंड सॉल्यूट से मिलकर बनी हुई है। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन हो गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, आयन क्या होते हैं जब पॉजिटिव नेगेटिव में कंपाउंड कन्वर्ट होता है, कैटाइन क्या होते हैं, एनाइन क्या होते हैं। तो ये थोड़ा आपके लिए इंट्रो था ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, वो कंपाउंड या वो सब्सटेंसेस जो है जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। कभी भी आपकी बॉडी के अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ जी गई है? मैम, आ गई। आगे करते हैं, ठीक जी है। आ गई है। अब ये बात आपको क्यों समझाई गई कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या होते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है, वो किन किन सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ECF, अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वाटर भी आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाते हैं, प्लाज्मा भी आ जाता है, सॉरी प्रोटीन्स भी आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आ जाते हैं, एंजाइम्स भी आ जाते हैं, हार्मोन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं, ये सारे सब्सटेंसेस जो है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। अब आयोनाइज कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो कौन से कंपोनेंट हैं जो आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो आयोनाइज कंपोनेंट कौन कौन से होंगे इसके, ठीक है। आयोनाइज कंपोनेंट्स जो हैं इसमें आपके पास आ जाते हैं ये, आयोनाइज
कंपोनेंट्स में आ जाता है सोडियम, जो कि मेन कैटाइन है ECF का। कैटाइन किसको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वो कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो सोडियम जो है इसका मेन कैटाइन है, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है स्मॉल अमाउंट में पोटाशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन मेन कंपोनेंट कौन सा है ECF का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, वो सोडियम है। इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। और एनाइन जो है आपके पास फॉर्म में कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, तो उसमें आपके पास आ जाता है इसके अंदर क्लोरीन, ठीक है। क्लोराइड फॉर्म में होता है, नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। तो ये क्या है आपके पास, एनाइंस है, एनाइंस जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। पहले आपके पास कौन सा आ गया, इसका सोडियम जो है ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। उसके अलावा अगर एनाइंस की बात करें तो उनमें क्लोराइड की कंपोजिशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होती है, जबकि स्मॉल अमाउंट बाइकार्बोनेट भी होते हैं उसके अंदर, उस फास्फेट भी होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड आयंस भी होते हैं। तो ये हमारे पास जो है आयनाइज फॉर्म हो गई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, कि उसके अंदर पहले हमने बताया कि किस चीज से मिलकर बना है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन, ग्लूकोज, एंजाइम और हार्मोन से। फिर हमने फर्दर डिवाइड कर दिया कि अच्छा अब उसके आयनाइज फॉर्म में कौन कौन से जो है कंपाउंड जो है प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। तो सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, कैटाइन में मेजर कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अगर हम उसमें देखें, एनाइंस में देखें, तो हमारे पास क्लोरीन जो है वो जो है क्या है, क्लोराइड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं वो क्या है, माइन्यूट क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ये हो गया हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन। उसके अलावा हम ICF पे जाते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के ऊपर, कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो कैटाइन अगर देखें तो सबसे पहले जो है पोटाशियम, इसके अंदर जो है वो मेजर कंपोनेंट है, कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। बाकी सारे जितने भी हैं वो क्या है बहुत कम मिकदार में जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं। और उसके अलावा एनाइंस में जो होगा फास्फेट आयन, ठीक है, सबसे ज्यादा मिकदार में क्या पाया जाता है, फास्फेट आयन जो है एनाइन में होगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। वो एटम जो एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में फास्फेट आयन है, और मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन और क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास किसकी थी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की क्या थी, कंपोजिशन थी, ठीक है। यहाँ पर हमने किसकी पढ़ी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की कंपोजिशन को देखा, और यहाँ पर हमने इंट्रासेलुलर फ्लूइड की कंपोजिशन को देखा। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बॉडी कंपार्टमेंट्स, ठीक हो गया। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उनमें मेन कैटाइन कौन से हैं और एनाइन कौन से, ये हमने स्टडी कर लिया, इनके साथ में आप हाईलाइट भी करते रहे। अब ये वो मेन कंपोनेंट हैं जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आयोनाइज फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब रिलेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट का इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्वस फॉर्म में पड़े हुए हैं, इनका इंट्रासेलुलर फ्लूइड से क्या रिलेशन है। तो मेन अगर हम देखें तो मेन इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन सा मैंने आपको बताया, पोटाशियम बताया है, ठीक है। व्हेन पोटाशियम लेवल डिक्रीजेज इन द सेल, जब आपकी सेल्स के अंदर पोटाशियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो कम हो जाता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक टेंडेंसी होती है जिसमें सोल्यूशन की जो है अमाउंट उसको मेजर किया जाता है, जो कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो कम हो जाएगा और वाटर जो है वो सेल से बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा वाटर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो सेल जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके सेलुलर फंक्शंस कम हो जाते हैं, सेल जो है वो सिकुड़ जाता है। तो इसलिए जो है बैलेंस मिकदार होना कंपाउंड की बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी पोटाशियम का लेवल सेल के अंदर कम हो जाए तो सेल के अंदर वाटर की भी जो है कमी होना स्टार्ट हो जाती है, और वक्त के साथ सेल श्रिंक हो जाते हैं और उसकी जो है फंक्शनल एबिलिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत एक अहम इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका जो है बैलेंस को मेंटेन करना, फिर आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस बैलेंस हो गया जिस तरह, ठीक है, हाँ, इनका बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है।
अगर ये नहीं होगा तो फिर आपकी बॉडी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की तरफ जाती है, या आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है पैथोलॉजीज वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनका लेवल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था, कंपोजिशन थी डिफरेंट कंपार्टमेंट की। पहले उससे पहले हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। जब हम वाटर को डिजॉल्व कर, किसी भी कंपाउंड को डिजॉल्व करते हैं सोल्यूशन के अंदर, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। आयंस क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, जिन कंपाउंड्स के ऊपर, उनको आयंस कहा जाता है। और फिर जब इनको हम डिवाइड कर देते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, कौन से वीक है, और कौन से जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड होंगे जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर या सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होकर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो वीकली जो है डिसोसिएट होंगे, वो जो है जैसे एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या हो गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वो कंपाउंड जो आयनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जिस तरह यूरिया हो गया, शुगर हो गया, आपके हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में होते हैं। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की हमने कंपोजिशन देखी कि आयनाइज कंपोनेंट में सोडियम जो है वो मेन कैटायन इसके अंदर पाया जाता है। बाकी कंपाउंड जो है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं। उसके अलावा इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है वो पोटाशियम की मिकदार सबसे ज्यादा होती है, और फास्फेट आयन की मिकदार आयनाइन की ज़्यादा होती है। उसके अलावा जितने और भी कंपाउंड है, सब्सटेंसेस हैं, वो माइन्यूट मिकदार में, बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। फिर हमने इसका रिलेशन स्टडी किया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? समझ आ गई है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, कि किस तरह ये सब्सटेंसेस आपके एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में जो है ये जाते हैं। तो मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल की अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जो है किस तरह जो है मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। तो इसमें हम वो स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जो है आपकी बॉडी से बाहर, सेल से बाहर या अंदर की तरफ जो है सब्सटेंसेस वो डिफ्यूज होते हैं। तो पहले आपके पास जो ट्रांसपोर्ट को हम क्या करते हैं, इसको दो वे में या दो सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो देर आर टू वेज इन विच सब्सटेंसेस कैन एंटर और लीव द सेल। दो सब्सटेंसेस प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू सेल आपकी बॉडी के अंदर इंटर भी होते हैं और सेल जो है वो लीव भी करते हैं। तो पहला जो है आपके पास आ जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को फिर हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, वैलिडेटेड डिफ्यूजन, और ऑस्मोसिस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने डिवाइड कर दिया है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, और फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है, जब सब्सटेंसेस आपकी हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। किस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक रूम स्प्रे लिया, उसको आपने रूम के एक कोने में स्प्रे किया, थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो वो जो है उसकी जो है स्मेल, जो फ्रेगनेंस होती है वो पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है ना, ठीक है। पहले सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया से वो फ्रेगनेंस आ रही होती है, फिर थोड़ी देर के बाद वो पूरी की पूरी फ्रेगनेंस जो है आपके रूम के अंदर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो पहले हायर कंसंट्रेशन में थी जहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा स्प्रे किया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पूरे रूम के अंदर स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, इसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है थ्रू कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स के थ्रू जब होती है डिफ्यूजन का प्रोसेस, तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल डिफ्यूजन की समझ आ गई है?
आपकी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। एल्वोलाई से बाहर से एयर से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर जाती है। एल्वोलाई से फिर वो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हेमोग्लोबिन के साथ जो है फेरस फॉर्म में अटैच होकर टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर टिश्यूज में जो हायर कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो फिर ब्लड के साथ अटैच होगी, एचबी के साथ अटैच होगी, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना के फिर आपकी बॉडी से बाहर की तरफ चली जाती है। तो देखें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कहाँ ज्यादा थी, टिश्यूज के अंदर ज्यादा थी, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम थी, तो वो हायर कंसंट्रेशन से टुवर्ड लोअर आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफ्यूजन के मैकेनिज्म है, प्रोसेस हैं, और ये हम क्या करते हैं जो है ये स्टडी करेंगे वन बाय वन कि किस तरह जो है मॉलिक्यूल जो है आपकी बॉडी के अंदर एक्टिव प्रोसेस के थ्रू, पैसिव प्रोसेस के थ्रू जो है वो आयन जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पहले सिंपल डिफ्यूजन क्या है, इट इज द सिंपल डिफ्यूजन मॉलिक्यूल जो है आर मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं इसमें, फॉर एग्जांपल गैसेस एक्सचेंज का मैकेनिज्म जो एल्वोलाई के अंदर होता है, अभी आपको बता दिया एल्वोलाई के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, इसी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। आप जो है बॉडी से क्या करते हो, ऑक्सीजन को बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड को करते हो, तो वो भी क्या होता है, फ्रॉम हाई टुवर्ड लोअर की तरफ जा रहा होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू सेल, ठीक है, ऑक्सीजन को ब्लड से टिश्यूज के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करना, ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन में एटीपीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, विदाउट एटीपीज जो है ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो है सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट जो है अक्रॉस द सेल होती है, लेकिन उसमें कैरियर मिटिगेटेड प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन के ऊपर जाकर वो कंपाउंड अटैचमेंट करता है, उसके बाद जो है वो डिफ्यूज आपकी बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर इंटर होता है। तो स्पेसिफिक इसके स्पेशलाइज्ड प्रोटीन लगे हुए होते हैं, पहले उनके ऊपर उस सब्सटेंसेस को बाइंड होना पड़ता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस सेल बॉडी के अंदर होता है। अब एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, बिकॉज मॉलिक्यूल मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ मूव करते हैं, एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होगी, फ्रॉम हायर टुवर्ड लोअर आ रहे होते हैं। एज वी नो सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और हमें पता है कि आपकी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है एंटर होने के लिए और कुछ को नहीं करती। अलाउ द पैसेज ऑफ सम सब्सटेंसेस बट नॉट अदर, सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि अंदर जाना है, हर सब्सटेंस को अंदर आने की परमिशन नहीं होती। इट अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द पैसेज ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सल्यूट मॉलिक्यूल। लार्जर सल्यूट मॉलिक्यूल या वो मॉलिक्यूल जिनकी जो है साइज ज्यादा बड़ी होती है, वो जो है इससे सेल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकते। फर्दर जो है कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका साइज लार्ज होता है, वाइड होता है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू आपके सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, तो ऐसे सब्सटेंसेस फिर कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है आपकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, और वो फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस कहा जाता है। वो सब्सटेंसेस जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डिफ्यूज ना हो सके, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो वो सब्सटेंसेस जो है फिर क्या होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है आपकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। समझ आ गई है इसकी? जी मैम आ गई है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपके पास टॉपिक आता है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है, हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है, उस मेम्ब्रेन से जो पार्शियली सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है मूव करने के लिए और कुछ को नहीं करती, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वाटर आपकी बॉडी के अंदर फ्रॉम हायर टुवर्ड लोअर की तरफ जब आता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस होता है, और पैसिव प्रोसेस में एटीपी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब हमारे पास जो है हम ऑस्मोसिस को फिर डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर।
टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 जो है आपके पास आती है एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। और दूसरी टाइप आपके पास आ जाती है एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। तो एंडोऑस्मोसिस क्या है? एंडोऑस्मोसिस वो है जो डिफ्यूजन जो है सॉल्वेंट की आउटसाइड से बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जा रही है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। बाहर से कोई मॉलिक्यूल आ रहा है सेल के अंदर, या बाहर से कोई सब्सटेंसेस सॉल्वेंट आ रहे हैं, बाहर से सेल के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। जब आपके सेल से बाहर की तरफ जा रहे होंगे उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? एक्सोऑस्मोसिस कहोगे, ठीक है। बस यही मेन डिफरेंस है इसका। एंडोऑस्मोसिस जब सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होगा सेल की तरफ, तो सेल के अंदर जब आ जाएगा उसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। जब सेल से बाहर जाएगा हम उसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस क्या है कि व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। और फिर टाइप इसकी क्या है? एंडोऑस्मोसिस। सेल के अंदर जब जो कोई चीज आती है उसको एंडोऑस्मोसिस, और जब बाहर जाती है उसको एक्सोऑस्मोसिस कहा जाता है। काफी नहीं है आज इतना? जी मैम। आप ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और आप खाते एक बार पढ़ेंगे और आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। काफी कल एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लेंगे और फिर ओवरऑल जो है टॉपिक को जनरल जो है वो स्टडी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह कल आपकी बायोकेमिस्ट्री जो है वो एंड हो जाएगी, फिर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो। ओके मैम, थैंक्स।